नमस्कार। आज एक पत्रिका लाया हूँ, शिक्षा से संबंधित और करियर से संबंधित है। और दोनों क्षेत्र एजुकेशन से ही रिलेटेड है। शिक्षा तो एजुकेशन से रिलेटेड होता ही है, पर करियर भी इनका एजुकेशन से रिलेटेड है। इसको हम कुंडली में कैसे देखें, उस पर आज चिंतन मनन करेंगे, चर्चा करेंगे। एजुकेशन, अगर कोई पेरेंट आता है, आजकल बहुत सारे पेरेंट ज्योतिषियों के पास जाते हैं ये पूछने के लिए कि मैं अपने बच्चे को कौन सा एजुकेशन दिलवाऊं, किस विषय में ले जाऊं ताकि उसका फ्यूचर, उसका करियर अच्छा हो, उसको जीवन में विषमताएं कम आए, विपरीत परिस्थितियों का कम सामना करना, संघर्ष कम करना। ये बहुत अच्छी बात है कि पेरेंट्स, जागरूक पेरेंट्स ज्योतिषियों के पास जा रहे हैं मार्गदर्शन के लिए। ये बहुत अच्छी बात है और होना भी चाहिए, क्योंकि कुंडली हमारी, अगर जन्म समय, जन्म दिनांक, स्थल, ये सब कुछ सही है और आप अच्छे ज्योतिषी के पास जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपको सही मार्गदर्शन मिलेगा ही मिलेगा। और इससे कहीं ना कहीं जातक का भविष्य उज्जवल ही होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। अब आते हैं एजुकेशन की बात। तो एजुकेशन के लिए हमें लग्न को देखना जरूरी है, बुध को, गुरु को देखना जरूरी है, चतुर्थ पंचम भाव भी देखना जरूरी है, दूसरा तीसरा भाव भी जरूरी है। ये सारी चीजें देखनी, नवम भाव भी। अब पता चला कोई पेरेंट आए आपके पास और वो पूछ रहे हैं कि मैं अपने बच्चे को कौन सा विषय पढ़वाऊं, किस फील्ड में ले जाने के लिए ये कुंडली सही है। अब आपने कुंडली देखा और देख करके कुछ भी, जो भी आपने देखा अपने बुद्धि विवेक से, आपने उसको बता दिया कुछ उच्च शिक्षा के लिए इस विषय में पढ़वाइए, आपका बहुत अच्छा है, ये वगैरह वगैरह। होते हैं ना लोग बताने वाले, तमाम तरह की बातें करने वाले, वाचाल प्रवृत्ति के लोग। बता दिया, पता चला कि बच्चा तो उसका कोई है, बाद में पता चला कि बच्चे का हायर एजुकेशन हुआ ही नहीं। तो आपने ये तो देखा ही नहीं कि कुंडली में क्या बच्चा हायर एजुकेशन करेगा कि नहीं करेगा, उच्च शिक्षा के योग उसकी कुंडली में बने हुए हैं कि नहीं बने हुए। सबसे पहले तो आपको ये देखना जरूरी है। उसके बाद ये भी देखिए कि बुध और गुरु की प्लेसमेंट अच्छी है कि नहीं है। बुध क्या है? विद्या का कारक है, बुद्धि का कारक है। जो अगर नहीं है तो फिर शिक्षा कैसे लेगा। गुरु क्या है? उच्च शिक्षा का कारक है, हमारे ज्ञान का कारक है। अगर वो गुरु अच्छा नहीं है तो उच्च शिक्षा नहीं होगी, ज्ञान नहीं होगा। जब ज्ञान ही नहीं होगा तो उच्च उच्च शिक्षा कैसे होगी। तो ये सारी चीजें हमें कुंडली में देखनी होंगी, चतुर्थ भाव, पंचम भाव, ये सब देखनी होंगी। आइए कुंडली पर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। ये कुंडली है, एक मेल चार्ट है ये, पर डिटेल वगैरह सब लिखे हुए हैं यहाँ पे, देखिए, है ना। आ, ये धनु लगन की पत्रिका है। लग्नेश एकादश भाव में बैठे हैं और लग्नेश न किसी अशुभ ग्रह के प्रभाव में है, मतलब दृष्टि और युति कुछ नहीं, बहुत अच्छे प्लेसमेंट है। चंद्रमा भी प्लेसमेंट भी बहुत अच्छी है, दशम स्थान में, केंद्र में, बलि केंद्र में बैठे हुए हैं। और मात्र एक केतु की दृष्टि आ रही है, सूर्य की भी दृष्टि है, पर सूर्य नवमेश है, चंद्रमा इस कुंडली के लिए अष्टमेश जरूर है लेकिन लग्न के मित्र भी हैं। और शुक्र की भी दृष्टि चंद्रमा पे है, तो चंद्रमा कोई विशेष पीड़ित नहीं मानेंगे, पीड़ित है जरूर सूर्य और केतु से, लेकिन कोई विशेष समस्या नहीं मानेंगे। उसके अलावा चतुर्थ में सूर्य और शुक्र बैठे हैं। शुक्र की चर्चा विशेष करनी होगी यहाँ पर। सूर्य देखिए नवमेश है, बहुत अच्छी प्लेसमेंट है। शुक्र की चर्चा इसलिए विशेष रूप से क्योंकि शुक्र उच्च राशि में बैठे हुए हैं, पहली बात। दूसरी चीज, ये जो परमोच्चांश होता है शुक्र का, उसी के निकट बैठे हुए हैं, परमोच्चांश के निकट बैठे हैं, तो शुक्र की प्लेसमेंट बहुत अच्छी है। और शुक्र देखिए नवांश में भी वर्गोत्तम है, उच्च राशि में ही वर्गोत्तम है। शुक्र षडबल में सबसे बलवान भी है। ये एक विशेष चर्चा की। एक इसके अलावा एक और बहुत खास बात है इस कुंडली में, कि शुक्र और गुरु का परिवर्तन हुआ है, एक्सचेंज। गुरु देखिए शुक्र राशि में है, शुक्र की राशि में है, और शुक्र गुरु की राशि में। इन सब चीजों पर को ध्यान में रखते हुए हमें ये बात बहुत सरलता से समझनी पड़ेगी कि गुरु और शुक्र का इस कुंडली में बहुत रोल है, योगदान है। क्योंकि आप देखिए कि गुरु का प्रभाव किस पे है। गुरु खुद लग्नेश है, शुक्र गुरु की राशि में है, सूर्य गुरु की राशि में है। इन तीन ग्रहों पर गुरु की दृष्टि है, ठीक है। चंद्रमा, आप देखिए कि चंद्रमा और केतु
चंद्रमा, केतु और राहु। चंद्रमा और केतु मात्र दो ग्रह हैं जिन पर गुरु का प्रभाव नहीं। राहु पर भी गुरु का प्रभाव है। कैसे? राहु देखिए, गुरु के नक्षत्र में बैठे हुए। राहु अ, आपके विशाखा में बैठे हुए। विशाखा नक्षत्र गुरु का होता है, यानी राहु पर भी गुरु का प्रभाव है इनडायरेक्टली। मात्र चंद्रमा और केतु हैं जिस पर इस कुंडली में गुरु का प्रभाव नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है इस कुंडली के लिए। यानी गुरु कौन है? गुरु देवताओं के आचार्य हैं, स्वयं गुरु है गुरु। तो शिक्षा से जुड़ा हुआ ग्रह है ये, ज्ञान से जुड़ा हुआ ग्रह है। इसको हमें ध्यान रखना है। और दूसरे, शुक्र देव दैत्यों के आचार्य माने गए हैं, बताए गए हैं। यानी कि स्वयं शुक्र भी एक आचार्य हैं, शिक्षा से जुड़े हुए ग्रह हैं, शिक्षा कारक ग्रह हैं शुक्र। इसको भी हमें देखना होगा। और शुक्र इस कुंडली में बहुत बलवान है, उच्च राशि में है, वर्गोत्तम है इसी राशि में। दशम भाव को देख रहे हैं, दशम में चंद्रमा को बैठे हुए हैं, इसको देख रहे हैं। तो कुल मिला जुला के प्लेसमेंट ग्रहों की बहुत अच्छी है, बल भी है, ठीक है। चंद्र गुरु सिर्फ एक थोड़े से कमजोर हैं। तो स्वास्थ्य के संबंध में, क्योंकि लग्नेश है गुरु, कमजोर होना ठीक नहीं है स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से। लेकिन सूर्य बलवान है, ठीक है, पर्याप्त बल है। इसलिए जो गुरु के कमजोर हैं और सूर्य की बलवान होने से इसकी भरपाई थोड़ी सी हो जाती है, बैलेंस बन जाता है। अब शिक्षा से संबंधित चीजों पर हम थोड़ा सा चर्चा कर लें। गुरु और बुध देखिए, पंचमेश के साथ बैठे हैं। बुध की प्लेसमेंट कोई खराब नहीं है, बहुत ज्यादा 6 8 12 में नहीं है। गुरु की दृष्टि भी आ रही है बुध पर। और गुरु तो ठीक है ही, आपने देख लिया, गुरु की दृष्टि पंचम पर भी है। अब अ, जो शिक्षा से विषय है उसमें देखिए कि बचपन में इनकी दशा, जन्मकालीन दशा सूर्य की थी 3 वर्ष के लिए, उसके बाद चंद्रमा है। बचपन में ही देखिए जब जन्म हुआ इनके, सूर्य की महादशा थी, उस पर शुक्र की युति है। मैंने आपको बताया हुआ है, सबसे बलवान ग्रह कुंडली का, वो जीवन के हर क्षेत्र पर प्रभाव डालता है। सूर्य की दशा के शुक्र की युति के कारण बचपन से ही जातक आर्टिस्टिक नेचर का रहा होगा। ये हमें बहुत सरलता से, इसको स्पष्टता से समझना है, आत्मसात करना। सूर्य की दशा के बाद चंद्रमा की महादशा आई, उस पर भी देखिए शुक्र की दृष्टि है, और चंद्रमा खुद आर्टिस्टिक नेचर का है। तो ग्रह भी आर्टिस्टिक नेचर का, और प्रभाव भी लेकर के आ गया शुक्र की दृष्टि के कारण। चंद्रमा देखिए यहाँ कमजोर है, शुक्र बहुत बलवान है। इसके बाद यानी कि बचपन से लेकर के, और जब विषय चयन की बात आती है तब तक एक तरह से इसका माइंड सेट हो चुका था कि मुझे आर्ट साइड में ही जाना है, आर्ट सब्जेक्ट को ही प्रेफर करना है, महत्व देना है। और उसकी जो योग्यता थी वो भी उसी में थी। ये भी बात ध्यान देनी है कि इसकी साइंस में जाने की न इच्छा रही होगी, न इसकी योग्यता रही होगी। तो इस कारण से बच्चा ये जातक बचपन से ही लेकर के और विषय चयन तक इसका माइंडसेट हो चुका था। इसने बीए की पढ़ाई की, बीए के बाद एमए किया, उसके बाद एमबीए किया। एमबीए के लिए जो ग्रह होता है उत्तरदायी, वो होता है शुक्र। एमबीए के लिए भी शुक्र, आपको बताया मैंने, सबसे बलवान है, चतुर्थ में बैठा है, दशक को देखा। इस पर शुक्र के साथ सूर्य बैठा हुआ है नवमेश। नवम स्थान क्या होता है? हमारे अपने सामर्थ्य से प्राप्त की करने वाली शिक्षा का भाव होता है। तो सूर्य की युति है शुक्र के साथ, ये कारण हो गया एमबीए करने का। ठीक है। अब देखिए चतुर्थ भाव भी अच्छा है, कोई विशेष दिक्कत नहीं है, पंचम भी अच्छा ही है। ठीक है। अब आते हैं करियर पे। करियर के लिए ये जातक मैं बता दूं आप लोगों को, ये एक अच्छे खासे स्कूल कॉलेज का संचालन करते हैं, अपना खुद का इनका खोला हुआ स्कूल और कॉलेज। उसके लिए इस कुंडली में देखने के लिए सबसे पहले कर्म स्थान को देखिए कि दशम में चंद्रमा बैठे हैं, और शुक्र की दृष्टि, सूर्य की दृष्टि आ रही है। पंचमेश है सूर्य, शुक्र मैंने बताया आपको आचार्य है, शिक्षा से जुड़े हुए ग्रह हैं। गुरु का प्रभाव मैंने कुंडली में बता ही दिया आपको, कितने सारे ग्रहों पर आ रहा है। गुरु और शुक्र का एक्सचेंज है। और नवांश में भी आप दशम में देख लीजिए, शुक्र और गुरु ही बैठे हुए हैं। यानी कि शिक्षा देने वाले दो आचार्य स्वयं दशम स्थान में नवांश में बैठे हुए हैं। तो ये एक बहुत प्रबल योग बना कुंडली में शिक्षा के क्षेत्र में जाने का। इस कारण से जातक
एजुकेशन के फील्ड में गया और अपना खुद का व्यवसाय कर रहा है, 10वें स्थान में चंद्रमा व्यवसाय कारक ग्रह बैठा हुआ है, शुक्र की दृष्टि आ रही है। ये एक बहुत ही स्ट्रांग साइन हो गया, संकेत हो गया। तो इस तरह से हमें कुंडली को देखना है। अब ये है कि कुछ लोग सोचेंगे कि कुंडली देख करके तो हम कुंडली देख करके नहीं, जातक के बारे में जान करके तो हम बहुत सरलता से समीकरण बना करके बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं। लेकिन यही कुंडली अगर हमारे पास पहले आ जाए, जातक के कार्य आरंभ करने के पहले, तो भी हम ये कुंडली में इस तरह के योगों को, प्रभावों को देख करके हमें ये कहना चाहिए जातक, संभावनाओं में ही मानता हूं, कहना जरूर चाहिए कि आप एजुकेशन के फील्ड में जा सकते हैं, जाइए। आप एजुकेशन के फील्ड में जाएंगे तो बहुत अच्छा करेंगे, आपका फ्यूचर बहुत अच्छा होगा। हम और चीजें क्या बता सकते हैं। चंद्रमा दशम में बैठा है, दशम स्थान हमारा कर्म का स्थान है, लेकिन चंद्रमा देखिए यहाँ कमजोर है। तो हम ये बता सकते हैं कि आप जल से संबंधित काम कर सकते हैं, डेयरी प्रोडक्ट का काम कर सकते हैं, है ना। चंद्रमा और शुक्र दो स्त्री ग्रहों का प्रभाव दशम स्थान पर है। तो स्त्रियों से संबंधित, डेकोरेशन से, ब्यूटी प्रोडक्ट से रिलेटेड, है ना, फीमेल के क्लॉथ्स जो होते हैं उनसे संबंधित, कपड़ों से संबंधित, ये दोनों कपड़ों का भी कारक है, कपड़ों से संबंधित व्यवसाय कर सकते हैं। ये सारी चीजें संभावना हमें बतानी होगी जातक। अब उसमें हमें देश काल परिस्थिति को भी देखना बहुत आवश्यक है। हमें जातक की रुचि को भी समझना होगा, जानना होगा कि उसकी रुचि किस चीज में। कई बार क्या होता है, जातक की वर्तमान रुचि तो जिस चीज में होती है वो कुंडली नहीं बता रही होती। कुंडली में योग कुछ और बने हुए हैं और जातक वर्तमान में ये कर कुछ और करना चाहता है। तो हमें वहां पर अपना बुद्धि विवेक लगाना होगा और जातक को सही मार्गदर्शन देना होगा, ताकि भविष्य में उसे समस्याएं ना आए। तो ज्योतिष करना बहुत कठिन भी नहीं है और बहुत सरल भी नहीं है। ज्योतिष करने का एक सबसे मुख्य मूल उद्देश्य ये होना चाहिए कि हमें उचित मार्गदर्शन जातक को देना चाहिए, हमें सकारात्मक ज्योतिष करनी चाहिए। बस इतना मात्र उद्देश्य लेकर के अगर आप करेंगे तो बहुत अच्छा कर पाएंगे। तो कैसा लगा आप लोगों को, आशा है कि अच्छा लगा होगा, ज्ञानवर्धक और उपयोगी वीडियो लगा होगा। अ, आपके कोई क्वेश्चंस, सुझाव हो तो आप लिखिए, क्वेश्चंस के जवाब मैं देता ही हूँ। ये वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में नए विषय, नई कुंडली के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।